Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR, Consumer Behavior and Market Research. In this e-lecture, we will discuss family influences on consumer behavior. This topic is important from your examination point of view. What do you mean by family? Explain family influences on consumer behavior in detail. First of all, we will discuss what is the meaning of family. जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में बाय ब्लड रिलेटेड होते हैं, बाय मैरिज रिलेटेड होते हैं या फॉर्मली अडॉप्शन से रिलेटेड होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं, वो आपस में किससे रिलेटेड हैं? बाय मैरिज। गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों से किससे रिलेटेड हैं? बाय ब्लड। और आपने अपनी फैमिली में किसी भी बच्चे को आपने फॉर्मली अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? फैमिली मेंबर हो जाएगा। हाउस होल्ड है, एक बड़ी टर्म है, बिगर टर्म है। हाउस होल्ड का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ एक जगह पर रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड बोलते हैं। अब वो दो या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में एक साथ रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, इसके बेस पर हाउस होल्ड यूनिट है वो टू टाइप्स हो जाएगी, फैमिली हाउस होल्ड यूनिट और नॉन फैमिली हाउस होल्ड यूनिट। तो वो हाउस होल्ड यूनिट, हाउसिंग यूनिट जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में रह रहे हैं, वो बाय ब्लड, बाय मैरिज या बाय फॉर्मली अडॉप्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो कौन सी हाउस होल्ड यूनिट होगी? फैमिली हाउस होल्ड यूनिट होती है। और वो हाउस होल्ड यूनिट जिसमें दो से ज़्यादा लोग आपस में जो रह रहे हैं, वो इनमें से किन्हीं भी तीन चीज़ से आपस से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो क्या होगी? नॉन फैमिली हाउसिंग यूनिट या हाउस होल्ड यूनिट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप किसी दूसरे सिटी में कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहाँ हॉस्टल में रह रहे हो, तो हॉस्टल में है दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स रह रहे हैं, आपके रूम में भी 3 स्टूडेंट्स हैं, वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप आपस में ना तो मैरिज से रिलेटेड हो, ना बाई ब्लड से रिलेटेड हो, ना बाई फॉर्मली अडॉप्शन से रिलेटेड हो, लेकिन फिर भी एक साथ रह रहे हो, तो वो कौन सी हाउसिंग यूनिट होगी? नॉन फैमिली हाउसिंग यूनिट होगी। आपकी जॉब लग गई, आप किसी दूसरी सिटी में चले गए, वहां पर आप पेइंग गेस्ट रह रहे हो, पीजी रह रहे हो, तो जिनके घर पे रह रहे हो उनसे आप ना तो बाय मैरिज रिलेटेड हो, ना बाय ब्लड रिलेटेड हो, ना बाय फॉर्मली अडॉप्शन रिलेटेड हो, वहां पर उनके साथ रह रहे हो, तो पीजी भी क्या होगा? नॉन फैमिली हाउस होल्ड। और अभी आप फिलहाल है अपने माता पिता के साथ रह रहे हो, तो अपने दादा दादी जी के साथ रह रहे हो, तो वो भी एक हाउसिंग यूनिट है। वो कौन सी हाउसिंग यूनिट होगी? फैमिली हाउसिंग यूनिट होगी। तो हाउस होल्ड यूनिट है, उसका क्या मतलब है? दो या दो से ज्यादा लोग आपस में जब एक साथ रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हाउसिंग यूनिट। ये कितने टाइप्स की होगी? 2 टाइप्स की, नॉन फैमिली हाउसिंग यूनिट और फैमिली हाउसिंग यूनिट। अब अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फैमिलीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। ये डिपेंड करेगा कि कितनी जनरेशन है वो एट ए टाइम फैमिली में रह रही है। तो फर्स्ट क्या है? मैरिड कपल। फॉर एग्जाम्पल, आप है, आपकी शादी हो गई, आप है सिटी में जॉब कर रहे थे, तो आप गांव से शहर में आ गए और यहाँ पर आपने अपना घर बना लिया या घर खरीद लिया और आप अभी रह रहे हो, तो केवल हस्बैंड और वाइफ साथ रह रहे हैं, तो ये कौन सी फैमिली होगी? मैरिड कपल्स। नेक्स्ट क्या हो जाता है? न्यूक्लियर फैमिली। हस्बैंड वाइफ जब अपने दो या दो से ज़्यादा बच्चों के साथ या एक सिंगल बच्चे के साथ रह रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पर वेल स्टेब्लिश्ड हो गए, गांव में आपके पेरेंट्स रहते थे, वो गांव से अब शहर आपके पास आकर रहने लग गए, तो अब आपकी फैमिली कौन सी हो जाएगी? एक्सटेंडेड फैमिली हो जाएगी। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ फैमिली डिपेंड कर रहा है कि कितनी जनरेशन से एक साथ रह रही हैं। तो मैरिड कपल में एक सिंगल जनरेशन रह रही है, भाई हस्बैंड वाइफ हैं, वो साथ रह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली में 2 जनरेशन्स रह रही हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। और एक्सटेंडेड फैमिली में है वो 3 जनरेशन्स रह रही हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे। तो बच्चे हो गए, फिर उनके माता पिता हो गए, फिर उनके दादाजी और दादी जी हो गए। तो एक्सटेंडेड फैमिली में कितनी जनरेशन्स हुई? 3 जनरेशन्स हुई। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? रोल ऑफ फैमिली, फंक्शंस ऑफ फैमिली। फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और फैमिली के क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं? तो फर्स्ट क्या है? इकोनॉमिक वेल बीइंग। फैमिली मेंबर्स हैं, वो अपनी इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? अपनी फैमिली पर। तो ये जो फैमिली हेड है, गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों की इकोनॉमिक वेल बीइंग का ध्यान रखें।
फॉर एग्जाम्पल बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो फीस है, कोई दूसरा तो देगा नहीं, कौन दोगे? आप दोगे। बच्चों के खाने का खर्चा, बच्चों के घूमने का खर्चा, बाहर जाने का खर्चा, उनके पहनने का खर्चा, उनके खिलौने दिलाने का खर्चा, साइकिल दिलाने का खर्चा, बाइक दिलाने का खर्चा, ये सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कौन करेगा? फैमिली मेंबर करेगा। कोई छोटा बच्चा है, वो उसको पता नहीं है, वो पड़ोस में जाकर है किसी दूसरे से कह देता है अंकल अंकल साइकिल चाहिए, तो अंकल क्या बोलेंगे? बेटा अपने मम्मी पापा से मांगो साइकिल। तो बच्चे को साइकिल कौन दिलाकर देगा? मम्मी पापा दिलाकर देंगे। कोई 1-2 रुपए की टॉफी है तो वो जरूर उसको दिला देगा, चॉकलेट दिला देगा, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ खर्चे या एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन बियर करता है? फैमिली बियर करती है। तो हम अपनी फैमिली पर किसके लिए डिपेंड करते हैं? इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए। नेक्स्ट क्या है? इमोशनल सपोर्ट। सुख में सबसे पहले हमें किसकी याद आती है? अपने फैमिली मेंबर्स की। इसी तरह दुख में भी हम सबसे पहले किसे याद करते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स को। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो किसी दूसरे सिटी में जॉब कर रहा है, वहां उसे एक फंक्शन में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है और उसके गार्जियन है वहां पर आ नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या कहता है, क्या सोचता है कि काश मुझे ये प्राइज लेते हुए मेरे गार्जियंस देख पाते। तो उसे सबसे पहले किसकी याद आ रही है? अपने गार्जियंस की। इसी तरह आपको कोई क्राइसिस चल रहा है, आप किसी परेशानी में हो, डिप्रेस्ड हो, तो सबसे पहले है आप किससे अपने है इमोशंस को शेयर करते हो? अपने फैमिली मेंबर्स को। और वो आपको क्या करते हैं? सपोर्ट भी करते हैं। तो इमोशंस हैं वो फैमिली मेंबर्स के लिए एक दूसरे को बांधने का काम करते हैं। तो हम है बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरीज बना रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, तो ये फैमिली का कौन सा फंक्शन हो गया? इमोशनल सपोर्ट। नेक्स्ट क्या है? फैमिली लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है? द वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो हर फैमिली की एक लाइफ स्टाइल होती है, तो जो फैमिली हेड है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका ये फंक्शन होता है कि वो अपनी फैमिली की लाइफ स्टाइल को मेंटेन करे। कोई एक फैमिली है जिसको कोई इकोनॉमिकली या फिनेंशियली क्राइसिस नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो वो अपने बच्चों को महंगे से महंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएंगे, कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे, फॉरेन ट्रिप के लिए ले जाएंगे, अच्छे से अच्छा उनको पहनने के लिए दिलवाएंगे। एक दूसरी फैमिली है जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपनी कंडीशन, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग है एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, उनके एक्सपेंसेस करेंगे। एक फैमिली है जो कि प्योर है, वेजिटेरियन है, तो वहां पर किसी भी मेंबर को फैमिली में नॉन वेजिटेरियन अलाउ नहीं होता है, ना ही घर में है वो नॉन वेज बनता है। दूसरी फैमिली है जिनमें नॉन वेजिटेरियन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पर फैमिली में नॉन वेज बनता भी है और सब मिलकर नॉन वेज को खाते भी हैं। तो हर फैमिली की अपनी क्या होती है? एक लाइफ स्टाइल होती है। नेक्स्ट क्या है? फंक्शन सोशलाइजेशन ऑफ द फैमिली मेंबर। कोई भी फैमिली में न्यू पर्सन आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा है, वो पैदा हुआ है, अभी न्यू बॉर्न बेबी है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे थोड़ी पता है कि कौन मेरे दादा दादी जी हैं, कौन मेरे चाचा चाची जी हैं, कौन मेरे मौसा मौसी जी हैं, कौन मेरे बुआ फूफा जी हैं, कौन मेरे बड़े भाई है, कौन मेरे छोटे सिस्टर है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका सोशलाइजेशन कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? फैमिली की जिम्मेदारी होती है। वो बताते हैं कि बेटा ये आपके ताऊ जी हैं, या आपके चाचू हैं, या आपके दादू हैं, या आपकी अम्मा हैं, या आपकी बुआ जी हैं, ये मौसा जी हैं, बाहर में ये आपके अंकल हैं, अंकल नमस्ते बोलो, आंटी जी के पैर छुओ। तो ये सारा का सारा सोशलाइजेशन कौन करा रहा है? फैमिली। इसी तरह फैमिली में है, मैरिज हुई है तो बहू आई है, तो बहू है वो फॉर एग्जाम्पल हर किसी को तो फैमिली में इनिशियल लेवल में जानती नहीं, भाई अपने सास ससुर जी को जानती होगी, अपने देवर को जानती है, ननद को जानती है, लेकिन है काकसरिया कौन है, चाची सास कौन है, उनके सोशलाइजेशन कराना ये किसकी जिम्मेदारी होती है? फैमिली की जिम्मेदारी होती है। तो जब है मुंह दिखाई की रस्म होती है तो जो सासू माँ है वो अपनी बहू को बताती है कि ये आपके काकसरे हैं, इनके पैर है दबाओ, ये आपकी चाची सास है, इनके पैर दबाओ, इनके पैर छुओ, ये है पड़ोस में रहने वाले हैं, ये भी आपके हैं उम्र
उम्र से काफ़ी बड़ी है, ये आपकी भाभी जी लगेंगी। तो ये सारा सोशलाइजेशन कौन करा रहा है? सासू। फैमिली मेंबर है, न्यू फैमिली मेंबर के लिए वो क्या करा रही है? अपने बहू को सोशलाइजेशन करा रही है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन, बेसिकली फैमिली मेंबर्स का अलग अलग टाइप से भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है? कंज्यूमर सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस डालने के लिए हम बच्चों के हाथों से चीज़ें मंगवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सामने दुकान है आपके घर के सामने, तो आप अपने बच्चे को भेज दोगे, बच्चे को कहोगे कि ठीक है बेटा जाओ, ये है 50 रुपये लेकर आओ और 1 किलो चीनी लेकर आओ। तो बच्चे को बता भी देते हैं कि फॉर एग्जांपल 38 रुपये की या 40 रुपये की चीनी आएगी और 5-5 रुपये की 2 है वो 5 स्टार लेकर आ जाना। तो बच्चा धीरे धीरे दुकान पर जाता है, वहाँ से चीज़ों को खरीद कर लाता है। तो धीरे धीरे एज ए कंज्यूमर उसका क्या हो जाता है? सोशलाइजेशन हो जाता है। सेकंड क्या है? एडल्ट कंज्यूमर सोशलाइजेशन। जब नई शादी हुई है उसके बाद है, जब आप अपने गृहस्थी बना रहे हो, तो उससे पहले आपने कभी है गृहस्थी का सामान नहीं खरीदा, आपने कहीं घर नहीं खरीदा, इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज नहीं की। तो ये धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है? एज ए एडल्ट कंज्यूमर सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? इंटरजनरेशनल सोशलाइजेशन। बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को देखता है कि मेरे फादर हैं वो जिलेट है, वो शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, जिलेट है वो रेजर यूज़ करते हैं। तो जब बच्चा बड़ा होता है वो शेविंग करना स्टार्ट करता है, तो वो भी जो उनके फादर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करना स्टार्ट कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजनरेशनल सोशलाइजेशन। बच्चे ने देखा कि हमारे घर में तो मारुति की गाड़ी ही आई है, फादर ने है 2 बार गाड़ी है वो परचेज की, दोनों बार ही मारुति की ली, तो उसका मारुति के लिए इमोशनल अटैचमेंट हो गया। तो वो भी जब अपनी कमाई से फर्स्ट गाड़ी परचेज कर रहा है, किसकी परचेज कर रहा है? मारुति की परचेज कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजनरेशनल सोशलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्या है? फैमिली लाइफ साइकिल। आपने पीएलसी भी पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की सेल्स में जो चेंजेज आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो फैमिली लाइफ साइकिल का क्या मतलब होगा? टाइम के साथ साथ फैमिली के जो स्टेजेस में चेंज आते हैं, रोल्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंजेस आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फैमिली लाइफ साइकिल बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल और नॉन ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल। तो जो ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल होती है इसमें 5 स्टेजेज होती हैं और हर स्टेज पर फैमिली का कंपोजिशन भी अलग हो जाता है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग अलग हो जाती हैं। तो कौन कौन से स्टेजेज हैं? बैचलरहुड, हनीमूनर्स, पेरेंटहुड, पोस्ट पेरेंटहुड एंड डिसोल्यूशन। तो एज ए कंज्यूमर भी हमारा जैसे ही फैमिली लाइफ साइकिल चेंज होती है हमारा बिहेवियर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट क्या है? बैचलरहुड। सिंपल सा है, फर्स्ट स्टेज है ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल की, पैदा होने से लेकर जब तक शादी नहीं होती है तो कौन सी स्टेज हुई? वो बैचलरहुड। जैसे कि फॉर एग्जांपल है किसी पर्सन की एज 28 ईयर्स हो गई और अभी उसकी शादी नहीं हुई और नेक्स्ट मंथ उसकी शादी है, तो पैदा होने से लेकर अभी तक वो कौन से स्टेज में है? बैचलरहुड में। तो इनिशियल स्टेजेस में तो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हो। सपोज आपने अपनी स्टडी की, 23 ईयर की एज में आपकी जॉब लग गई, तो अब आप पिछले 4-5 सालों से कमा रहे हो, तो क्योंकि अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, तो जो आपका पैसा आ रहा है उसके आप है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए खर्च कर रहे हो, हर वीकेंड पर है मूवी देख कर आते हो, बाहर घूमते हो, फिर रहे हो, रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हो, महंगे हैं क्लोथ्स हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स परचेज कर रहे हो, ब्रांडेड शू परचेज कर रहे हो। तो ये आपका क्या होगा? कंज्यूमर बिहेवियर होता है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है? हनीमूनर। शादी होते ही आप कौन से स्टेज में आ जाते हो? हनीमूनर्स में आ जाते हो। तो जब शादी हो गई वहाँ से लेकर जब तक बच्चा नहीं होता है, जब तक कौन सी स्टेज होती है? हनीमूनर्स स्टेज होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है वो 2020 में हुई और उनके फर्स्ट बेबी है वो 2022 में, तो ये जो 2 साल की स्टेज थी वो कौन सी स्टेज कहलाएगी? हनीमूनर्स स्टेज कहलाएगी। तो अब आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
अब है, पहले आप अकेले हैं, घूम फिर कर आ रहे थे, सारा पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, अब अपने स्पाउस के ऊपर भी पैसा खर्च करोगे, साथ मिलकर घूम कर आ रहे हो, अब घर की ज़रूरतों का सामान खरीदोगे, किचन अप्लायंसेज परचेज करोगे, सोफ़ा सेट परचेज करोगे, टेलीविज़न है वो परचेज करोगे, इंश्योरेंस पॉलिसी है वो परचेज करोगे। तो ये आपका अब क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेज या खर्चा हो जाएगा। तो हाउस पर, फर्नीचर पर, फर्निशिंग पर, नेसेसरी होम अप्लायंसेज पर, इन पर आपका है लॉट ऑफ मनी क्या होती है, स्पेंड होती है। फिर नेक्स्ट क्या है, पेरेंटहुड। जैसे ही आप MBBS हो जाते हो, मीन्स मियाँ बीवी बच्चों समेत, जैसे ही घर में एक नया मेहमान आ जाता है, आप कौन से स्टेज में आ जाते हो, पेरेंटहुड स्टेज में आ जाते हो। तो जो पेरेंटहुड स्टेज है ये बेसिकली क्वाइट लॉन्ग होती है और ये सबसे लंबे टाइम तक चलती है, जब तक आपके बच्चे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते और उनकी शादी नहीं हो जाती। तो जैसे ही उनकी शादी होती है वो अपनी हनीमूनर्स स्टेज में आ जाते हैं और उनकी जो फैमिली लाइफ साइकिल है उसकी सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये स्टेज लेंथी होती है, इसीलिए बच्चों की एजुकेशन के बेस पर इसको कौन कौन सी स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, प्री स्कूल फेज, एलिमेंट्री स्कूल फेज, हाई स्कूल फेज एंड कॉलेज फेज। तो इस फेज में ज़्यादातर खर्चा किन के ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ पैसा है, रुपीज़ है, एक्सपेंसेस होता है, उनकी ट्रिप्स जा रही है, उनके है कपड़ों पर, उनके स्कूल यूनिफॉर्म पर, फिर है साइकिल देनी होती है, फिर मोटरसाइकिल लेते हैं तो उनके फूड पर। तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है, हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे ही पेरेंटहुड स्टेज आती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, तो माता पिता अपने सुख और सुविधाओं का त्याग कर कर अब ज़्यादा से ज़्यादा है सुविधाएं किन के लिए जुटाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए जुटाना चाहते हैं। तो अब उनका शिफ्ट अपने ऊपर कंजम्पशन करने से किसके ऊपर हो जाता है, बच्चों के ऊपर कंजम्पशन करने पर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट पेरेंटहुड। जैसे ही बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए और आपने उनकी शादी कर दी, तो अब आप कौन से स्टेज में आ गए, पोस्ट पेरेंटहुड स्टेज में आ गए। तो इस स्टेज पर अगर वर्किंग होते हैं तो वो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो अब वो अपनी आफ्टर रिटायरमेंट वाली लाइफ है वो जी रहे होते हैं। इस टाइम पर है शरीर उनका साथ देना बंद कर देता है, हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, घुटनों का दर्द हो जाता है, चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता। तो उनका जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेज है वो मेडिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या होने लग जाता है, खर्च होने लग जाता है। या कई बुजुर्ग हैं वो 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, उन पर भी उनका पैसा खर्च हो रहा है, सिक्योरिटी आइटम्स पर भी उनका पैसा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि उनके लाइफ स्टाइल को ईजी कर दें, उनके ऊपर है उनका पैसा क्या होता है, अब खर्च होता है। उस टाइम पर हो सकता है कि वो अपनी हॉबीज के लिए भी अब अपना है पैसा क्या कर लें, खर्च कर ले। गार्डनिंग का शौक था तो अब गार्डनिंग के ऊपर करेंगे, क्योंकि पहले जब जॉब में बिजी थे तो वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाए। घूमने फिरने के लिए सोचा था लेकिन लाइफ टाइम इतने बिजी रहे कि नहीं घूम फिर पाए, तो अब घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिजोल्यूशन। तो अब हस्बैंड वाइफ में से कोई एक भगवान को प्यारा या प्यारी हो जाती है, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है और एक सिंगल पर्सन बच जाता है, तो उसे हम कौन सी स्टेज बोलते हैं, डिजोल्यूशन बोलते हैं। और जैसे ही जो बचा हुआ पर्सन था, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसकी भी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये बेसिकली कौन सी फैमिली लाइफ साइकिल हुई, ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल। लेकिन ऐसा ही थोड़ी होता है, इसके अलावा भी है लाइफ साइकिल में और चेंजेस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल। तो जो ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल है वो तो आइडियल है, लेकिन धीरे धीरे आज की डेट में है नॉन ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल है वो भी इंक्रीज हो रही है। कोई ज़रूरी थोड़ी कि हर किसी की शादी होती है, कई ये शादी नहीं करते तो ता उम्र ता जिंदगी कौन से स्टेज में ही रहते हैं, बैचलरहुड में ही रहते हैं। कई हैं उनकी शादी हुई लेकिन शादी होने के बाद डाइवोर्स हो गया, तो हनीमूनर्स में तो हुए लेकिन
पेरेंटहुड स्टेज में नहीं आए, या शादी हुई उसमें से हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक की डेथ हो गई, तो शादी के बाद ना तो पेरेंटहुड स्टेज आई, हनीमूनर्स के बाद ना पोस्ट पेरेंटहुड स्टेज आई। तो ये सारी की सारी कौन सी आपके लाइफ साइकिल्स हो जाएंगी? नॉन ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल्स हो जाएंगी। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? आपके मैरिड कपल्स विदाउट चिल्ड्रंस, कई है भाई शादी हो जाती है लेकिन उनके बच्चा नहीं होता है, तो वो ज़्यादातर पूरी लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ फेज किस में रह गए? वो हनीमूनर्स में रह जाते हैं। तो ये आपकी कौन सी लाइफ साइकिल होगी? नॉन ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल। अब नेक्स्ट क्या आएगा? फैमिली डिसीजन मेकिंग। फैमिली में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कब उसका इनिशिएशन होता है? जब फैमिली में उस प्रोडक्ट की नीड क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो उसके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो डिसीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फैमिली डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में कौन कौन सी स्टेज होती हैं? सबसे पहले तो प्रॉब्लम और नीड रिकॉग्निशन, सेकंड इंफॉर्मेशन सर्च एंड इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, थर्ड परचेज डिसीजन, और फोर्थ क्या होगा? पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनका उस डिसीजन मेकिंग में कुछ रोल होता है, और ये रोल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब अगर कोई एक रोल हो गया तो दूसरा रोल नहीं हो सकता। फैमिली में एक मेंबर का एक से ज़्यादा रोल हो सकता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेज क्या होती है? प्रॉब्लम और नीड रिकॉग्निशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैमिली में है, बच्चा है, अब वो कॉलेज जाना स्टार्ट कर रहा है, तो डेली है वो जो कॉलेज जा रहा है वो प्राइवेट बस में जा रहा है या किसी से लिफ्ट लेकर जा रहा है, और कई बार पैदल ही जा रहा होता है। तो एक दिन वो घर आता है, घर आते ही अपना बैग पटक देता है कि मैं तो कॉलेज नहीं जाऊं जब तक मेरे पास बाइक नहीं होगी। मेरे सारे फ्रेंड्स बाइक पर आते हैं, मुझे भी बाइक चाहिए। मैं दिन भर इतना परेशान हो जाता हूं, थक जाता हूं कि शाम को आकर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। तो उस बच्चे ने जिसने फैमिली में बाइक की नीड रखी उसे हम क्या बोलते हैं? इनिशिएटर बोलते हैं। तो इस केस में वो बच्चा जो कि कॉलेज जा रहा है फैमिली में, वो क्या हो गया? इनिशिएटर हो गया। सेकंड क्या होगा? इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब वो पर्सन फैमिली में जिसके ओपिनियन की वेटेज होती है, जिसने जो नीड रिकॉग्नाइज हुई उसको इनिशिएट किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, फादर से जब बच्चे ने बोल, तो फादर बोला हम तेरी जितनी उम्र के थे जब तो हम दौड़ लगा कर जाया करते थे, तुमको अभी चाहिए बाइक, पैसे हैं वो पेड़ पर नहीं उगते हैं, कोई बाइक नहीं है, अपने प्राइवेट है, बसेस से जाओ, तुमको तो बस से तो मिल रही है, हम तो पैदल जाया करते थे। लेकिन मम्मी है वो क्या कह रही हो, मेरे लाल कितना कमज़ोर हो गया, सूख गया। फिर वो अपने हस्बैंड को कहती है हम कमाते किस लिए हैं, तुम्हारी बात अलग है, आज हम उस कंडीशन में है कि हम अपने बच्चे को बाइक दिला सकते हैं। बाइक तो अब इस घर में आएगी आएगी, और अगर मेरे बच्चे को बाइक नहीं मिली तो मैं किसी का भी खाना नहीं बनाऊंगी। तो अब जो माँ है, मदर है, उसने अपने बच्चे की जो नीड थी उस नीड को क्या किया? सपोर्ट किया। तो जो माँ है, मदर है, उसका फैमिली में क्या रोल हो गया? इन्फ्लुएंसर का। और बच्चे ने बाइक की रिक्वायरमेंट रखी तो उसका क्या रोल हो गया? इनिशिएटर का। नेक्स्ट क्या आ जाता है? डिसाइडर। अब मम्मी ने तो हुक्म सुना दिया कि मेरे बच्चे को बाइक चाहिए, लेकिन बजट के हिसाब से कौन डिसाइड कर रहा है? फादर। कि बच्चा है वो तो रॉयल इनफील्ड मांगेगा, हायाबुसा है वो मांगेगा, हार्ले डेविडसन मांगेगा। तो फादर अपने बजट के हिसाब से अब डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा बजट है 70,000 के करीब है, तो इसमें टीवीएस की अपाचे बाइक दिलाएं या फिर पल्सर दिलाएं या हीरो की बाइक दिलाएं। तो वो और बच्चा दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। तो उस केस में उनका रोल क्या हो गया? डिसाइडर का रोल। फिर है फादर है, अपने बेटे के साथ है, जाकर है बाइक को शोरूम से परचेज कर रहे हैं, तो उस टाइम पर रोल क्या हो गया? बायर का। और फिर बेटा डेली उस बाइक से है कॉलेज जा रहा है, आ रहा है, तो अब बेटा क्या हो गया? यूजर। एक दिन है संडे को है, बाइक घर पर खड़ी थी, तो फादर भी है अपनी वाइफ के साथ बाइक लेकर मार्केट में है, सामान लेने के लिए जा रहे हैं या घूम कर आ रहे हैं, तो उस केस में वो भी क्या हो गए? यूजर हो गए। तो जो फैमिली में डिसीजन मेकिंग का स्टेप होता है वो कौन कौन सा होता है, ये आप ऑलरेडी सेकंड सेम में मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ चुके हो, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स या
या इंफॉर्मेशन सर्च, फिर थर्ड क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर फोर्थ क्या होता है पोस्ट परचेज डिसीजन, और फिफ्थ क्या होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो फैमिली में से इन स्टेप्स में कौन पर्सन कौन कौन सा रोल प्ले करता है, तो उसके बेस पर रोल कौन कौन से हो गए इनिशिएटर। तो फैमिली में वो पर्सन जो कि उस फैमिली में सबसे पहले प्रोडक्ट की नीड को रखता है उसे हम क्या बोलते हैं इनिशिएटर। फैमिली में वो पर्सन जो कि इनिशिएटर की नीड को सपोर्ट करता है वो कौन होता है इन्फ्लुएंसर। फैमिली में वो पर्सन जो डिसाइड करता है कि उस नीड के बेस पर कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है वो कौन होगा डिसाइडर। फैमिली में वो पर्सन जो कि एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, पेमेंट कर रहा है और फिजिकली स्टोर पे जाकर उस प्रोडक्ट को रिसीव कर रहा है वो कौन हो जाएगा बायर। फैमिली में वो पर्सन जो कि अब उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे यूजर। अब नेक्स्ट क्या आएगा हाउस होल्ड डिसीजंस, कि जो फैमिली हाउस होल्ड डिसीजन है वो बेसिकली कौन से टाइप्स के होंगे, तो देयर आर टू टाइप्स, कंसेंसुअल परचेज डिसीजन और अकोमोडेटिव परचेज डिसीजन। तो जो फर्स्ट है कंसेंसुअल परचेज डिसीजन, उसमें कोई भी डिसीजन है वो डिसीजन फैमिली के सारे मेंबर मिलकर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली है वो रेंट पर रहती है, अब फैमिली है अपने लिए फ्लैट है वो परचेज करना चाह रही है, तो उन्होंने एक लोकेलिटी में एक प्रॉपर्टी डीलर के पास रियल एस्टेट एजेंट से एक सोसाइटी में फ्लैट देखा और वो फ्लैट है सबको पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, वाइफ को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, सास ससुर को भी पसंद है और सब मिलकर उस फ्लैट के लिए मोहर लगा देते हैं, अप्रूवल लगा देते हैं, तो वो कौन सा डिसीजन होगा कंसेंसुअल परचेज डिसीजन। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, एक सेम नीड है तो फैमिली मेंबर्स के ओपिनियन व्यू अलग अलग होते हैं तो मतभेद हो जाता है, तो वो कौन सा होता है अकोमोडेटिव परचेज डिसीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल समर लीव्स में बाहर फैमिली ने डिसीजन लिया, नीड हुई कि घूम कर आएंगे, तो हस्बैंड तो बोल रहा है कि केरला घूम कर आते हैं, वाइफ बोल रही है कि नहीं मनाली की तरफ चलते हैं, बच्चे हैं वो बोल रहे हैं नहीं सिक्किम की तरफ घूम कर आएंगे। तो अगर हस्बैंड फोर्स करता है नहीं चलना है तो केरल चलना है, तो फिर वाइफ और बच्चे क्या बोलते हैं हम तो नहीं घूम कर आ रहे, आपको भी देखते हैं कैसे आप घूम कर आओगे। वाइफ है कि नहीं मनाली घूम कर आएंगे, तो हस्बैंड बच्चे बोल रहे कि नहीं हम तो नहीं जा रहे, हम नहीं घूम रहे, तो बच्चे कह रहे हैं कि ना तो मनाली जाना ना केरला जाना, हम जाएंगे तो सिक्किम ही जाएंगे। तो फैमिली में आपस में क्या हो रही है मतभेद डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो ऐसे डिसीजन लेना क्या हो जाता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं अकोमोडेटिव परचेज डिसीजन। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है जेंडर रोल एंड डिसीजन मेकिंग, कि जो फैमिली में डिसीजन में जेंडर का क्या रोल रहता है, मतलब कौन कौन से डिसीजंस हैं वो हस्बैंड लेता है, कौन से डिसीजन वाइफ लेती है और कौन से डिसीजंस दोनों मिलकर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है सिंक्रेटिक डिसीजन यानी कि जॉइंट डिसीजन, वो डिसीजंस जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर लेते हैं, दोनों उस डिसीजन के लिए साथ में सहमत होते हैं, वो कौन सा होता है जॉइंट डिसीजन। जैसे कि वैकेशंस घूम कर आना है तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, घर खरीदना है तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, फर्नीचर लेना होता है तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, रेफ्रिजरेटर लेना है, एलईडी लेना है, एसी लेना है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर उन डिसीजंस को लेते हैं, तो वो कौन से डिसीजन होते हैं जॉइंट डिसीजन। सेकंड क्या है वाइफ डोमिनेटेड, वो डिसीजंस जिसमें वाइफ है वो हस्बैंड से पूछती तो है लेकिन फाइनल डिसीजन खुद ही लेती है, तो वो कौन से डिसीजन होते हैं वाइफ डोमिनेटेड डिसीजन होते हैं। जैसे कि वाइफ है हस्बैंड को अपने साथ लेकर गई, वहाँ पर वो बच्चों के कपड़े पसंद कर रही है, तो उसने 5-6 जोड़ी कपड़े पसंद कर लिए, तो वो हस्बैंड से पूछती है कि आपको इनमें से कौन सा पसंद है, तो बेचारा हस्बैंड बता देता है कि मेरे को तो ये रेड कलर वाला पसंद है। फिर वाइफ कहेगी नहीं नहीं रहने दो आपकी तो चॉइस बेकार है, मुझे तो येलो पसंद है। तो फिर हस्बैंड कहते हैं भैया भाग्यवान, जब तुमको येलो ही लेना है तो मेरे से पूछ क्यों रही हो, तो क्या नहीं आपकी भी तो देखो आपके बच्चे नहीं है क्या। तो हस्बैंड से राय तो ले रही है हस्बैंड, लेकिन जो बोलता है वो मानती नहीं है, डिसीजन फाइनली खुद ही करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं वाइफ डोमिनेटेड डिसीजन बोलते हैं। तो जब ग्रोसरीज आइटम्स होते हैं, चिल्ड्रन क्लोथिंग है, टॉयज हैं, तो ये डिसीजन कौन से होते हैं वाइफ डोमिनेटेड। नेक्स्ट क्या है हस्बैंड डोमिनेटेड डिसीजन, वो डिसीजन जिसमें हस्बैंड है
वाइफ के साथ डिस्कस तो करता है, लेकिन फाइनली डिसीजन कौन लेता है? हस्बैंड लेता है। तो उसे हम कौन से डिसीजन बोलते हैं? हस्बैंड डोमिनेटेड डिसीजन। जैसे कि बेसिकली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का, कि एफडी करानी है, पीपीएफ अकाउंट है, उसमें पैसा डलवाना है, म्यूचुअल फंड्स लेने हैं, तो ये सारे के सारे डिसीजन बेसिकली कौन से होते हैं? हस्बैंड डोमिनेटेड। इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में एक दिन हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को है बैठा के समझा रहा है कि देखो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि ऐसे करके मैंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, कल को मैं ना रहूं तो जैसे ये बोलता है कल को मैं ना रहूं, तो वाइफ तुरंत एकदम से बोलती है कि नहीं चुप रहो, आइंदा से आगे कुछ नहीं कहोगे, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुमको जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है वो लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कल को दोबारा से तुम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो वो कौन से डिसीजन है? हस्बैंड डोमिनेटेड डिसीजन है। और लास्ट कौन सा होता है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन, कि ना तो हस्बैंड वाइफ से पूछता है और ना ही वाइफ है वो हस्बैंड से पूछती है, वो इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो कौन से डिसीजंस आ जाएंगे? ये ऑटोनोमस डिसीजन आ जाएंगे। हस्बैंड है वो वाइफ से फ़ोन करके थोड़ी पूछेगा कि गवर्नमेंट ने लिकर शॉप की परमिशन दे दी, बताओ कौन सी लिकर लेकर आऊँ, चुपचाप लेकर भी आ जाएगा, वाइफ को पता भी नहीं चलेगा। या सिगरेट परचेज कर रहा है तो पूछेगा थोड़ी कि 4 स्क्वायर सिगरेट पीऊँ, विल्स की सिगरेट पीऊँ। तो ये जो डिसीजन है, डिसीजन कौन लेगा? हस्बैंड खुद अपने डिसीजंस लेता है। इसी तरह वाइफ है, उसको डिसीजंस लेने हैं कि भाई लिपस्टिक है किस शेड की लेनी है, कौन सी कंपनी की है वो बिंदी परचेज करनी है, ये डिसीजन है कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, मस्कारा लेना है, शैडो लेना है, आईलाइनर लेना है, या फिर है आपका जो फाउंडेशन है उसकी शेड क्या होनी चाहिए, ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेती है? खुद वाइफ लेती है, वो इसमें हस्बैंड से नहीं पूछती है। तो ये कौन से डिसीजन हो जाएंगे? ऑटोनोमस डिसीजन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो फैमिली है, फैमिली के रोल्स में और कंपोजिशन में चेंज आया है, सोसाइटी में चेंज आया है। इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी और फैमिलीज़ में चेंज आया है। तो सबसे फर्स्ट क्या है? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। पहले है ज़्यादातर लोग गांव में रह रहे थे, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, लेकिन धीरे धीरे काम धंधे की तलाश में एम्प्लॉयमेंट के लिए शहरों में आने लग गए। तो पहले शहरों में है मेन सिटी होती थी, फिर धीरे धीरे सब अर्बन एरियाज़ क्या होने लग गए? डेवलप होने लग गए। तो वहाँ पर अलग से घर परचेज करना पड़ा, अलग से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अलग से किचन अप्लायंसेज। तो धीरे धीरे इंडिया में अर्बनाइजेशन क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। सेकंड, वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण, पहनावे में, खाने पीने में, सब में आज की डेट में किसका इम्पैक्ट देखा जाता है? वेस्टर्नाइजेशन का। क्यों? क्योंकि मीडिया एक्सपोजर हुआ, एंटरटेनमेंट टेलीविज़न है, इससे हमें है पता चला अब हम मंचूरियन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, तो ये इंडियन व्यंजन थोड़ी हैं, ये हम खा रहे हैं तो ये क्या है? वेस्टर्नाइजेशन। कोट पैंट पहन रहे हैं, ये क्या है? वेस्टर्न कल्चर है। तो इसी तरह इंडियन कल्चर भी वेस्टर्न है, कंट्रीज ने फॉलो किया है। नेक्स्ट क्या है? वर्क हार्ड ग्रो रिच एटीट्यूड। पहले है कमाते तो थे लेकिन उतना मैटेरियलिज्म नहीं था, उतना ज़रूरत और बेसिक नेसेसिटीज़ पर ही फैमिली पैसा खर्च करती थी और सोचते थे कि पैसा बचाएंगे, आगे काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन आज की डेट में वर्क हार्ड ग्रो रिच एटीट्यूड। पहले घूमने फिरने का मतलब क्या होता था? बच्चों को मामा मामी के पास ले जाना, नाना नानी के पास ले जाना, लेकिन आजकल समर लीव्स में, विंटर लीव्स में घूम कर आते हैं। इसके अलावा घर में एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी भी परचेज कर लेंगे। हर रूम में अलग अलग एलईडी लगे हुए हैं, टेलीविज़न है, एक से ज़्यादा एसी हैं। तो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, एसी ले लेते हैं, अगली बार कमाएंगे और पैसा लेंगे और उसको खर्च कर देंगे। कमाई किस लिए रहे हैं? खर्च करने के लिए। तो ये मेंटेलिटी में चेंज आया है। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट। धीरे धीरे है इंडिया में लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई है। और पहले महिलाएं हैं उनको पेरेंट्स से, बच्चों को, लड़कियों को पेरेंट्स नहीं पढ़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे पेरेंट्स है उन्होंने गर्ल्स को भी पढ़ाना चालू किया, स्टार्ट किया। तो अब धीरे धीरे जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स में है इंडियन वुमेन है, उनका परसेंटेज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज
हो रहा है। और फैमिली में पहले बेसिकली हस्बैंड ही है वो ब्रेड अर्नर होता था, लेकिन आज की डेट में हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर है कमाते हैं, या कई फैमिली में तो हस्बैंड घर पर स्टे करता है और जो वाइफ है वो ब्रेड अर्नर का काम कर रही है। तो नेक्स्ट क्या चेंज आया है, डिलेड मैरिज। पहले बाल विवाह होते थे, धीरे धीरे है क्योंकि जब बच्चों पर एजुकेशन का प्रेशर आया, एजुकेशन की वजह से 23 साल 24 साल तक तो पढ़ाई एजुकेशन में चली जाती, उसके बाद कैरियर को सेटलमेंट करने में, तो आज की डेट में ऑन एन एवरेज 28 से 30 साल की एज में, उससे भी ज़्यादा एज में क्या हो रही है, मैरिज हो रही है। जबकि पहले है नॉर्मली है 17-18 साल तो मैक्सिमम होते थे कि जिसमें बच्चों की शादियां हो जाती थी। और उससे पहले है गांव में तो अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं, जिसमें कि बिल्कुल कम एज में माता पिता की गोदी में बैठे हुए बच्चों की ही क्या हो रही थी, मैरिज हो रही थी। तो अब धीरे धीरे जो है डिलेड मैरिज है, जो ऑन एन एवरेज एज है मैरिज की, वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये कुछ पिछले कई साल 1990 के बाद बेसिकली इंडिया में जब एलपीजी है, स्ट्रेटजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके बाद ये चेंजेज आए हैं, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, वर्क हार्ड ग्रो रिच एटीट्यूड, इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट एंड डिलेड मैरिजेज। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली। द चेंज इन द रोल ऑफ वुमेन ब्रॉट अबाउट बाय हायर एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंट इनकम हैज़ अफेक्टेड द फैमिली डायनेमिक्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट। पहले ये मानते थे कि डिसीजन लेना, जो मेजर डिसीजन लेना है वो फैमिली में मेल्स का काम होता है, और जो वुमेन हैं या जो फीमेल्स हैं उनका काम नहीं होता है। उनसे ना तो डिसीजन में एडवाइस मांगी जाती थी, ना ही उनके डिसीजन माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये टेंडेंसी चेंज हो गई है। आज की डेट में फैमिली डिसीजन में फीमेल्स वुमेन से भी राय एडवाइस मांगी जाती है और उनके डिसीजंस को भी फॉलो किया जाता है। किसकी वजह से चेंज आया, हायर एजुकेशन की वजह से, इंडिपेंडेंट इनकम की वजह से, अवेयरनेस की वजह से। तो रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि फैमिली में बेसिकली 4 टाइप्स की हाउसवाइफ्स या मदर्स होती हैं उनके रोल के बेस पर। तो फर्स्ट क्या है, ट्रेडिशनल हाउसवाइफ। शी इज ए होमली पर्सन who cares for her family. She is fully aware of the opportunity of additional income she has chosen to let go of and has family support to pursue his role of a homemaker. तो ये वो पढ़ी लिखी हाउसवाइफ होती हैं जो कि एडिशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में जानती हैं कि हाँ मैं बाहर जॉब कर सकती हूँ, लेकिन वो जॉब करना नहीं चाहती, वो अपनी फैमिली की केयर करना चाहती हैं। घर के काम करना उन्हें अच्छा लगता है, पसंद है, और इससे उन्हें सुकून या खुशी मिलती है। और उनके जो फैमिली है, हस्बैंड है, वो भी उनके इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं कहते कि फिर पढ़ी लिखी वाइफ लाने का क्या फ़ायदा हुआ अगर जॉब ही नहीं करनी थी। वो सपोर्ट करते हैं कि अगर आपको घर पर रहना है आप घर पर रहिए, आप फैमिली की केयरिंग कीजिए, मैं कमा रहा हूँ और मुझे आपके घर पर रहने पर कोई भी आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ट्रैप्ड हाउसवाइफ। ये वो हाउसवाइफ होती हैं जो जॉब करना चाहती हैं लेकिन फैमिली से इन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है, या अभी बच्चे छोटे हैं जिस वजह से इनको मजबूरी में घर में रहना पड़ता है। ये इनका सोचना होता है कि जब इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो मुझे खुद भी अपने पैरों पर खड़ा होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। लेकिन हस्बैंड है या इनके सास ससुर हैं, ये इनको सपोर्ट नहीं करते कि हमारे घर की लेडीज़ हैं वो बाहर काम नहीं करेंगी, हम हमारी बहू की कमाई का नहीं खाएंगे। तो मजबूरी में उनको घर पर रहना पड़ता है, लेकिन उनको घर के रूटीन काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रैप्ड वर्किंग वुमेन। ये वो हाउसवाइफ होती हैं जो घर पर रहना चाहती हैं, घर का काम करना चाहती हैं, लेकिन मजबूरी में इनको जॉब करनी पड़ रही है क्योंकि फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर है हस्बैंड है वो फैमिली को चलाने में इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी के हस्बैंड है वो जितना कमा रहे हैं उतना शराब पीने में खर्च कर देते हैं, जुए में पैसा गंवा देते हैं, ना तो परिवार को चलाने के लिए पैसा दे रहे हैं, ना बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दे रहे हैं। तो मजबूरी में वाइफ को दूसरों के घर पर काम करना पड़ रहा है कि महीने के 6-7-5 हज़ार रुपये आ जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी और घर का गुजारा चल जाएगा। तो उसको
दूसरों के घर में काम करने में कोई खुशी नहीं मिल रही, लेकिन मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रैप्ड वर्किंग वुमेन। और लास्ट क्या है? कैरियर वर्किंग वुमेन, कि इनको जॉब करना पसंद है और ये घर के काम केवल इसलिए करती हैं कि घर के काम करना ज़रूरी है। ये कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, एम्बिशियस होती हैं, ये अपनी फैमिली से ज़्यादा किसको रखती हैं? अपने कैरियर को रखती हैं। तो कई बार है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको भी संभालना है और है अपने कैरियर में भी इनको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्या आएगा? चिल्ड्रन एज डिसीजन मेकर्स। जो फैमिली है उसमें जो बच्चे होते हैं उनका भी डिसीजन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज की डेट में जितनी महंगाई नहीं बढ़ रही, उससे कहीं ज़्यादा तेज से बच्चों की पॉकेट मनी इंक्रीज हो रही है। तो जो बच्चे हैं वो फैमिली में कंज्यूमर बिहेवियर में 3 टाइप से अपना इम्पैक्ट करते हैं। पहला डायरेक्ट परचेजर, जिसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। सेकंड इनडायरेक्ट परचेजर, जिसको हम पेस्टर पावर या इन्फ्लुएंस मार्केट बोलते हैं। और थर्ड है कंटिन्यू देयर चाइल्डहुड ब्रांड्स इनटू एडल्टहुड फ्यूचर मार्केट। तो फर्स्ट क्या है? प्राइमरी मार्केट। बच्चे हैं वो अपने पैसों से है पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, टॉयज लेकर आ रहे हैं, तो ये कौन सा मार्केट होगा? प्राइमरी मार्केट होता है। सेकंड क्या है? इन्फ्लुएंस मार्केट। ये वो मार्केट होता है जिसमें बच्चे उस प्रोडक्ट के डायरेक्ट कस्टमर नहीं होते हैं, लेकिन अपनी जिद की वजह से वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें। तो जब पेरेंट्स बच्चों की जिद या उनके फोर्स की वजह से किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो इसे कौन सी पावर बोलते हैं? बच्चों की पेस्टर पावर। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं वो कार लेना चाह रहे थे, तो कार है, अभी बच्चा 12-13 साल का है, वो तो कार चलाएगा नहीं, कार तो कौन चलाएंगे? उसके फादर चलाएंगे। लेकिन बच्चा जिद पर अड़ जाता है कि नहीं, हैचबैक नहीं लेनी, सेडान लेनी है। मैं स्कूल में जाता हूँ, मेरे सब फ्रेंड्स के पास है सेडान गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, उनके पापा उनको उस गाड़ी में छोड़ने आते हैं, मैं इस छोटी सी गाड़ी में नहीं आऊँगा, मेरे को भी बड़ी गाड़ी चाहिए। तो मजबूरी में बच्चे की जिद की वजह से जो पेरेंट्स हैं उनको लोन लेकर है, कार लोन लेकर है, वो सेडान गाड़ी परचेज कर रहे हैं। तो ये कौन सी पार हुई इनके पास? पेस्टर पार। तो इसे हम कौन सा मार्केट बोलते हैं? इन्फ्लुएंस मार्केट। और थर्ड क्या है? फ्यूचर मार्केट। तो आज की डेट में कई कंपनीज हैं वो बच्चों को टारगेट कर रही हैं और वो है यंगर प्रोडक्ट्स भी बना रही हैं, क्योंकि अगर बच्चा अभी से ही उनके प्रोडक्ट को यूज करने लग जाएगा तो इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में भी वो उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ही क्या करेगा? परचेज करेगा। फॉर एग्जांपल है, या फिर है जैसे फॉर एग्जांपल है कोई कंपनी है वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बना रही थी और वो एडल्ट्स के लिए भी अब प्रोडक्ट बना रही है, तो बच्चा बड़े होकर उस प्रोडक्ट को क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। जैसे कि कोई कंपनी है बच्चों के लिए जो न्यूट्रिशन बना रही थी, वही वो जिम गोवर्स के लिए भी न्यूट्रिशन बना रही है, प्रोटीन पाउडर बना रही है। तो जो बच्चा बचपन में है उस ब्रांड का न्यूट्रिशन है वो दूध के साथ पीता था, तो जब वो जिम जाने लगेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसी ब्रांड के प्रोटीन पाउडर को क्या करेगा? यूज करेगा। तो कौन सा मार्केट हुआ? फ्यूचर मार्केट हुआ। या कोई बच्चा है अपने फादर को एक पर्टिकुलर ब्रांड को यूज करते हुए देखता था, तो जब वो बड़ा हो रहा है तो उसके बाद चांसेस हैं कि वो भी उसी ब्रांड को ही क्या करे? यूज करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, किसी बच्चे ने देखा कि पापा ने अभी तक 2 गाड़ियां ली हैं और दोनों ही मारुति की ली हैं, तो जब वो बड़ा होगा और अपनी कमाई से फर्स्ट गाड़ी परचेज कर रहा है, तो वो भी किसकी गाड़ी परचेज कर सकता है? मारुति की गाड़ी परचेज कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजनरेशनल सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो ये बच्चों का कंज्यूमर बिहेवियर में रोल होता है। प्राइमरी मार्केट, इन्फ्लुएंस मार्केट और फ्यूचर मार्केट। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था फैमिली इन्फ्लुएंसेज ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।